दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसे कि हमारी स्टोरी चल रही थी शेर भोजी की, वो शेरनी जिसने कि ढिकाला कैंपस के अंदर मदन मोहन पांडे के ऊपर अटैक किया और उनको बुरी तरह से घायल कर दिया था और बाद में मदन मोहन पांडे जी को बचा लिया गया था। और इस शेर भोजी की शेरनी ने इसके बाद जंगल में एक पेट्रोल पार्टी, एक गश्ती दल जो कि गश्त पे था, उसके ऊपर अटैक करके एक फॉरेस्टर को मार दिया था। फॉरेस्टर दोस्तों उसको हिंदी में वन दरोगा बोलते हैं। और इस शेर भोजी की शेरनी ने किस प्रकार उस गश्ती दल पर हमला किया, उस पेट्रोल पार्टी के ऊपर अटैक किया और कैसे उसने फॉरेस्टर को मारा, यह सब मैं आपको अपने इस ब्लॉग में बताऊंगा। और मैन ईटर ऑफ ढिकाला कैंपस का यह लास्ट ब्लॉग होगा और यह स्टोरी आज मैं समाप्त कर दूंगा। दोस्तों इसके बाद मैं आपको टाइगर्स के बारे में वीडियो डालूंगा। मैं इंडिया गया था और कॉर्पोरेट पार्क में मैंने 3 नाइट स्पेंड करी थी और स्पेशली ढिकाला कैंपस के अंदर मैं 3 दिन रह के आया हूँ, 3 नाइट स्टे किया था मैंने। और वहां पर मेरे को बहुत ही अच्छे तरीके से टाइगर के दर्शन हुए। टाइगर की काफी अच्छी वीडियो बनी है, मैंने बनाई है वहां पे वीडियो, और वो सब वीडियो मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में डालूंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल के साथ आप बने रहना। इसमें मैं नई नई मैन ईटर टाइगर की स्टोरियां डालूंगा, मैन ईटर लेपर्ड की स्टोरियां डालूंगा, खूनी हाथियों की स्टोरियां डालूंगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अगर आपको अच्छी लगती है स्टोरी तो कमेंट करना दोस्तों। अगर नहीं अच्छी लगती तब भी कमेंट कर देना। मेरे को आपके कमेंट का हमेशा स्वागत ही रहता है, रिस्पेक्ट ही करता हूं मैं आपके कमेंट की। साथियों मैं अब अपनी स्टोरी पे आता हूं कि किस प्रकार उस शेरनी ने, शेर भोजी की शेरनी ने फॉरेस्टर को मारा था। ये शेर भोजी का जो इलाका है ये ढिकाला के राइट साइड में, जहां पे हाथी खाना है उसके साइड का जो सारा जंगल है वो शेर भोजी का जंगल है। और पिछले 2 एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार मदन मोहन पांडे के ऊपर उस शेरनी ने हमला किया था। उसके लिए आप मेरा वो पिछले दोनों ब्लॉग देखना। और अब आगे मैं आपको बताता हूं कि उस शेरनी ने क्या वारदात करी थी। दोस्तों ये जो वन दारोगा थे इनका नाम था श्री सुब्रती अहमद। और ये जो शेर भोजी की शेरनी थी इसने ये वारदात करी थी 9 सितंबर सन 2005 को। 9 सितंबर सन 2005 की बात है। वन दारोगा जिसे फॉरेस्टर भी कहते हैं अपने 4 और साथियों के साथ जंगल की गश्त पर निकले थे। ढिकाला रेस्ट हाउस से करीब 4 किलोमीटर दूर वे ठंडी सड़क से ढिकाला की ओर आ रहे थे। कॉर्बेट पार्क उस समय टूरिस्ट के लिए बंद था। दोस्तों ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये 15 जून से लेकर के और 15 नवंबर तक टूरिस्ट के लिए बंद रहता है। मतलब ये कि इस टाइम में वहां पे टूरिस्ट नहीं आते। ढिकाला में सिर्फ 1 या 2 जोन होते हैं जो खुले रहते हैं, बाकी सब जोन बंद होते हैं टूरिस्ट के लिए, क्योंकि जंगली नाले बरसातों में भरकर बहते हैं, सड़कें टूट जाती हैं और जंगल इतना घना हो जाता है कि रास्ते ही छुप जाते हैं जंगल में। और दूसरी बात यह है कि अधिकांश जो जंगली जानवर हैं, इंसेक्ट से लेकर के और बड़े कई जंगली जानवर तक, वे अपनी ब्रीडिंग करते हैं और पेड़ पौधों को भी पनपने का वक्त मिलता है और जंगली जानवरों को भी उनका एक वक्त दिया जाता है जिससे कि वो इंसान से दूरी बना के रखें। और इन कई कारणों से ये जो नेशनल पार्क है 4 महीने के लिए बंद होता है, 15 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। और ये जो वारदात हुई थी ये सितंबर के महीने में हुई थी और उसमें जंगल बंद था। जंगल बंद होता है लेकिन फॉरेस्ट के जो कर्मचारी होते हैं वो अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते रहते हैं। वे जंगल में गश्त पे भी जाते हैं। और ये जो चोर शिकारी होते हैं ये यूजली बरसातों के मौसम में ही ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि जब टूरिस्ट का मौसम होता है तो उस टाइम में उनके लिए काफी मुश्किल होता है
तस्करी करना, जानवरों को मारना, पोचरिंग करना, क्योंकि टूरिस्टों की निगाहें भी एक तरह से गार्ड का ही काम करती हैं और उनके साथ में गाइड भी होते हैं और ड्राइवर भी होते हैं और टूरिस्ट तमाम इधर उधर घूमते रहते हैं। तो एक तरह से जंगली जानवरों की रक्षा ही होती है टूरिस्टों के द्वारा। तो दोस्तों, ये बात 9 सितंबर 2005 की है। अपने 4 साथियों के साथ में फॉरेस्टर रेस्ट हाउस, ढिकाला रेस्ट हाउस से करीब 4 किलोमीटर दूर ठंडी सड़क से ढिकाला की ओर आ रहे थे। ढिकाला वे आराम से 5-5:30 बजे तक पहुंच सकते थे। 9 सितंबर का दिन संध्या को अपना प्रतिनिधि बनाकर चुपचाप विदा होने की तैयारी में था। 5 जनों की पेट्रोल पार्टी सावधानी से ढिकाला की तरफ बढ़ रही थी। ठंडी सड़क से आंवला रोड की तरफ वे जा रहे थे। जंगल की उस कच्ची सड़क के दोनों तरफ कांस की, पीलू की और चक्रमद की 6-6 फुट ऊंची झाड़ियां पंक्ति बांधकर खड़ी हुई थी। वे किसी भी तरह से यह पता नहीं चलने दे रही थी कि इन झाड़ियों के पीछे क्या हो रहा है। जान पड़ता है ये जो झाड़ियां हैं, ये झाड़ियां ना होकर उस विशाल घने जंगल के वे विशाल पर्दे हैं जो रात दिन खेले जाने वाले खूनी नाटक की क्रूरताओं को छिपाने का काम करते हैं। इन झाड़ियों का होना बेकार नहीं जाता। इनकी ओट लेकर कितने जानवर अपने जीवन की रक्षा करते हैं और ना जाने कितने जानवर इनकी ओट लेकर शिकार करके अपना पेट भरते हैं। वन दारोगा अहमद अपने तीनों साथियों के साथ खूब सावधानी से अपने कर्तव्य को निभाते हुए आगे ढिकाला की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक जंगल में शाम का नाटक शुरू हो गया। अचानक ही भौंक भौंक की तेज पुकारें उनके कानों में आकर पड़ने लगी। वन दारोगा अहमद समझ गए कि कोई बार्किंग डियर नाटक की शुरुआत करने आ पहुंचा है। झाड़ियों के जंगल में से निकलकर जंगल की मुर्गियों का एक झुंड दूसरी तरफ भागा और जंगल में ऐसी ध्वनियों, ऐसी आवाजों को इग्नोर नहीं किया जाता। ऐसी ही आवाजों को तो सुनकर जंगल के सभी पशु सावधान होकर छिप जाते हैं। इन जंगली पशुओं की बात तो छोड़ो, वन दारोगा अहमद की टीम भी सावधान हो गई और अहमद ने कंधे से अपनी राइफल उतारकर हाथ में पकड़ ली। हाथ में पकड़ी राइफल उनको रह रहकर यह आश्वासन दे रही थी, मेरे रहते तुम्हें कैसा डर है जी, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। तो भी इतना तो लगता था कि बार्किंग डियर की 3-4 पुकारें पर्याप्त नहीं समझी गई। तभी तो जंगल के किसी मोर ने उन्हें पूरा करने का भार अपने ऊपर ले लिया और उस काकर के चुप होते ही मियाओ करता हुआ जंगल वासियों को सावधान करने लगा। इस शोर मचाने वाले मोर पर शेर को गुस्सा तो जरूर आया होगा। उसकी तरफ अपनी खतरनाक आंखों से उसने देखा भी होगा, मगर कठिनाई यह हो गई कि वो बैठा था वृक्ष के पेड़ की किसी ऊंची शाखा पर, जहां उस बेचारे शेर की पहुंच ही नहीं थी। कोई और समय होता तो वन दरोगा अहमद को वो पुकारे ना जाने कैसी लगती और ना जाने इस मोर की पुकारों में कितनी मिठास, कितनी वेदना, कितना आनंद भरा हुआ उन्हें प्रतीत होता। किंतु इस समय तो वे केवल एक ही सूचना देते हुए दिख पड़ रही थी, किसी आती हुई विपत्ति की मुसीबत का संदेश और कुछ नहीं। दोस्तों, ये जो मोर होता है ये भी टाइगर को देख करके कॉल करता है और जान पड़ता है कि वो मोर पेड़ की शाखा के ऊपर बैठा, जब वो मियाओ मियाओ बोल रहा था तो टाइगर ने उसकी ओर देखा। और ये बात नहीं है कि ये जो टाइगर होते हैं ये पेड़ों के ऊपर नहीं चढ़ सकते, ये बड़े आसानी से पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन पेड़ का तना अगर 90 डिग्री सीधा है तो इनके लिए चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर वो मोटा है, अगर पेड़ का तना थोड़ा स्लांट में है, जैसे 90 डिग्री में है या 85 डिग्री में है, तो फिर ये जो टाइगर है बड़ी आसानी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ऐसी ही एक घटना मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एक चारकट थे, उनको पेड़ से उतार करके टाइगर ने मार डाला था और ये चूहा सोत की बात है। और उस चारकट का नाम सूबेदार अली था। और बाद में जब घटना स्थल पर जाकर के उस हाइट को नापा गया तो 18 फीट और 8 इंच की हाइट निकली। मतलब कि 18 फीट 8 इंच की हाइट से सूबेदार अली को टाइगर ने पेड़ के ऊपर चढ़ करके खींच कर नीचे उतार लिया था और उसको बुरी तरह से घायल कर डाला था। वो स्टोरी मैंने डाली हुई है, अगर आपको वो स्टोरी नहीं मिलती हो तो आप मेरे को बता देना,
आप मेरे को कमेंट में बता देना, तो मैं फिर आपको दोबारा से वो स्टोरी डाल दूंगा मेरे साथियों। किंतु लगता है मुसीबत टल गई थी, शेर कहीं दूर निकल गया था। शायद यही कारण था कि कुछ देर बोलने के बाद मोर ने भी बोलना बंद कर दिया था और जंगल में फिर वही पहले सा सन्नाटा छा गया था। हाँ, कभी किसी चिड़िया का बोल सुन पड़ जाता था, मगर चिड़िया के बोलने से सन्नाटा और भी गहरा हो जाता था। मगर नहीं, बड़े ही ध्यान से सुनने से एक धीमी सी सरसराहट पास ही कहीं सुन पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई पास ही बहुत दबे पांव सूखे पत्तों पर चल रहा हो। आवाज झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। वो हाथी जैसे किसी भारी भरकम जानवर की तो जान नहीं पड़ती थी, या तो किसी खरगोश की है, या किसी कली पंछी की, या किसी जंगली मुर्गियों की हो सकती है, जो उस मुसीबत के समय भी भोजन की खोज का लोभ नहीं छोड़ पा रहा था। बात तो साधारण थी, किंतु उस पेट्रोलिंग पार्टी का मन संदेह से भर उठा था। उन्हें लगा यह बात इग्नोर करने वाली नहीं है, सावधानी की आवश्यकता है। सारे इधर उधर की झाड़ियों पर बड़े ध्यान से देखने लगे। काफी देर तक देखते रहने पर भी उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, तो सावधानी से पार्टी आगे बढ़ चली। सामने ही कार रोड नजर आ रहा था। अब ढिकाला केवल 1.5 से 2 किलोमीटर दूर ही रह गया था। आधा किलोमीटर का रास्ता बगैर किसी विघ्न के बीत गया। अब इस कहानी का दूसरा पहलू इस प्रकार से है मेरे साथियों। जान पड़ता है कि शेर भोजी की वह शेरनी काफी दूर से, शायद ठंडी सड़क से ही इस गश्ती पार्टी का पीछा कर रही थी। हालांकि ठंडी सड़क का इलाका एक दबंग मेल टाइगर का इलाका था, किंतु शर्मीला स्वभाव होने के कारण वो अक्सर गश्ती दल को देखकर रास्ता छोड़ देता था, तथा अक्सर ही वो टूरिस्ट की जिप्सियों को देखकर भी झाड़ी की ओट में चला जाता था। दोस्तों, ये जो टाइगर के अपने अपने इलाके होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मेल टाइगर का भी अपना इलाका होता है, फीमेल का भी अपना इलाका होता है। मेल टाइगर के इलाके में अगर कोई मेल टाइगर चला जाता है तो उनमें युद्ध हो जाता है, और इसीलिए जो टाइगर होते हैं वो अपनी मार्किंग करते हैं, यूरिन पास करते हैं और स्क्रैच मार्क करते हैं, पंजे मारते हैं, पंजों से दोनों हाथों से ऐसे पेड़ों के ऊपर स्क्रैच मार्क करते हैं और दूसरे टाइगर को दिखाते हैं कि अपनी हाइट, अपना बल, अपनी ताकत दिखाते हैं अपना, और साथ में खुरचन का निशान भी बनाते हैं जमीनों पे। और इस प्रकार ये सारा मकसद उनका ये होता है कि अपने जो एरिया है उसका, उसकी निशानदेही करना और दूसरे टाइगर को सावधान करना। लेकिन मेल टाइगर के इलाके में फीमेल चली जाती है और मेल टाइगर उसको कुछ नहीं कहता, उसका स्वागत ही करता है। लेकिन फीमेल के इलाके में कोई दूसरी फीमेल चली है तो उनमें भी युद्ध हो जाता है। इस प्रकार ये टाइगर के अपने अपने इलाके होते हैं, और ये एक दबंग मेल टाइगर का इलाका था। लेकिन वो जो शेर भोजी की शेरनी थी वो उसके इलाके में उस समय थी, और जैसा कि मैंने बताया कि उसकी सरसराहट की आवाजों से जान पड़ता है वो काफी देर से उनका पीछा कर रही थी। रास्ते में इस गश्ती दल को 2-3 बार जो आहट सुनाई दी थी वो किसी कलीद पंछी, खरगोश आदि की ना होकर इसी शेरनी की थी, क्योंकि शुरू से ही वो पार्टी खूब सावधान थी और एक दूसरे का साथ ना छोड़कर एक दूसरे के साथ रहकर ही चल रहे थे। इस शेरनी की बात तब बनती जब इस पार्टी में से कोई एक बिछड़ जाता, और वैसा हुआ नहीं। और कार रोड के मोड़ पर जैसे ही वे 4 जने मुड़े और 5वां जना सुब्रती सबसे पीछे था, और जैसे ही वो सुब्रती अहमद मुड़ने लगे, शेरनी जो पहले ही वहां घात लगाकर जा बैठी थी उसने एक छलांग लगाई और सुब्रती अहमद की गर्दन को पकड़े पकड़े जमीन पर उसने लैंड किया। 1050 पाउंड पर स्क्वायर इंच वाले दबाव ने चारों कैनाइन दांतों के साथ ऐसा इंपैक्ट डाला कि अहमद के मुंह से चीख भी ना निकली, और उनके हाथ में पकड़ी उसकी राइफल तो उनके क्या काम आती। जैसे ही सुब्रती के हाथों से राइफल छूटकर जमीन पर जा गिरी, चौंक कर पार्टी के चारों साथी पीछे देखकर अवाक रह गए। उनके मिलकर शोर मचाने के बावजूद भी वो शेरनी गर्दन पर पकड़ बनाए हुए थी, और उनके गर्दन पर पकड़ बनाए बनाए ग्रासलैंड के अंदर उनको खींच कर ले गई। अब पार्टी के दूसरे गार्ड ने हवाई फायर की है, जिसकी आवाजें ढिकाला तक पहुंची, तो वहां गश्ती पार्टी के पहुंचने से पहले ही गोमती हथनी व पवनकली हथनी पर सवार होकर 8 जनों की एक पार्टी उस स्थान की तरफ चल पड़ी।
शायद उन्होंने सोचा कि किसी तस्कर के साथ गश्ती दल की मुठभेड़ ना होगी हो, क्योंकि उन्होंने गोलियां चलने की आवाज सुनी थी। इसलिए समय पर पहुंच जाने पर सुब्रती के शरीर को कई राउंड फायर करके बरामद कर लिया गया। शेरनी उसे खा तो ना सकी, किंतु सुब्रती को बचाया भी ना जा सका। अगले दिन शेर भोजी पर पिंजरा लगाकर उस मानव हत्यारी शेरनी को पकड़ा गया और ढेला के रेस्क्यू सेंटर में भेज दिया गया। जिस रात सुब्रती अहमद की बॉडी को बरामद कर ढिकाला लाया गया था, शेरनी ने ढिकाला तक उन हथनियों का पीछा किया था। दोस्तों, इन दो घटनाओं के बाद में, पहली घटना तो हुई थी मदन मोहन पांडे के साथ और दूसरी सुब्रती के साथ। इसके बाद से जो ढिकाला का रेस्ट हाउस था उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर दी गई थी चारों तरफ। और सिर्फ ढिकाला ही क्यों, जितने भी और तमाम रेस्ट हाउस हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर में, और फॉरेस्ट गार्ड की जो छोटी छोटी चौकियां जगह जगह और बीच में बनी होती हैं निगरानी के लिए, उनके चारों तरफ भी इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर दी गई, ताकि कोई टाइगर अंदर आके कोई अप्रिय घटना ना कर सके। और इस प्रकार इस शेरनी को पकड़ लिया गया। लेकिन सैल्यूट है उन जंगल के कर्मचारियों को जो अपनी जान हथेली पर रख करके इन जानवरों की रक्षा करते हैं, जंगलों को बचाते हैं। दोस्तों, अब मैं अपनी ये स्टोरी यहीं पे खत्म करता हूं, और इसके बाद में मैं एक नई मैन ईटर टाइगर की स्टोरी लेके आऊंगा। लेकिन उस स्टोरी को लाने से पहले मैंने कॉर्बेट पार्क के अंदर काफी शेरों की वीडियो बनाई है और बहुत अच्छी वीडियोग्राफी बनी है शेरों की। वो सब वीडियो मैं आपको अगले ब्लॉग में इकट्ठी करके डालूंगा। अपना ख्याल रखना मेरे दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम साथियों।